नमस्कार दोस्तों। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गरीबी के बारे में पढ़ा था और गरीबी से संबंधित कुछ समितियां थी उनके बारे में पढ़ा था। तो गरीबी के जो हम लास्ट वीडियो में देखे उसका एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे तो थोड़ा चीजें आसान हो जाएंगी समझने में। देखिए, दो टाइप की गरीबी हम लोगों ने पढ़ी थी। एक पढ़ी थी निरपेक्ष गरीबी और एक पढ़ी थी सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी, ठीक है ना। निरपेक्ष गरीबी में हमने क्या पढ़ा था कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा की आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसको हम लोग निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। यानी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी किसी के तुलना में गरीब, मतलब कोई ज्यादा संपन्न है, हम कम संपन्न है, तो ऐसी गरीबी को क्या बोलेंगे? सापेक्ष गरीबी। उसके बाद हमने देखा था कि गरीबी से संबंधित कुछ समितियां थी जिसका गठन योजना आयोग द्वारा किया गया था। उन समितियों का नाम था, सबसे पहली समिति थी डॉक्टर अलग समिति, ठीक ना। डॉक्टर अलग समिति डॉक्टर अलग समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 1977 में किया गया था और अलग समिति ने अपना रिपोर्ट जो पेश किया था वो 1979 में पेश किया था, ठीक ना। उसके बाद दूसरी जो समिति थी वो थी लकड़ा वाला समिति, ठीक ना। लकड़ा वाला समिति लकड़ा वाला समिति का जो गठन है वो 1989 में हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? 1993 में, ठीक ना। उसके बाद तीसरा समिति सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन जो हुआ था वो 2005 में हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? 2009 में पेश किया था। उसके बाद सबसे लेटेस्ट समिति सी रंगराजन समिति। इसने अपना इसका गठन 2012 में हुआ था और इसने अपना रिपोर्ट कब पेश किया था? 2014 में पेश किया था। डॉक्टर अलग समिति ने बताया था कि अगर शहरी क्षेत्रों में, ये शहरी लिख देते हैं और ये ग्रामीण लिख देते हैं, तो डॉक्टर अलग समिति ने बताया था कि अगर शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अगर ऊर्जा प्राप्त कर ले रहा है, भोजन प्राप्त कर ले रहा है, तो वो गरीब नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, ठीक ना, अगर ऊर्जा प्राप्त कर ले रहा है या भोजन प्राप्त कर ले रहा है तो वो गरीब नहीं है। 2100 और 2400 कैलोरी का मतलब 4 रोटी और चोखा या 4 रोटी और सब्जी, तो आपको 2100 और 2400 कैलोरी ऊर्जा मिल जाएगा। लकड़ा वाला समिति ने डॉक्टर अलग समिति की रिपोर्ट का समर्थन किया था। उसके बाद सुरेश तेंदुलकर समिति ने क्या बताया था कि शहरी क्षेत्रों में अगर 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय है और ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। उसके बाद 2012 में सी रंगराजन समिति आई। रंगराजन समिति ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में 42 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 33 रुपए अगर आय है तो उसको हम लोग गरीब नहीं मानेंगे, ठीक ना। उसके बाद हमने बताया था कि गरीबी रेखा, ठीक ना, गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे होता है। तो भारत सरकार गरीबी रेखा का निर्धारण मासिक 6000 रुपए एक परिवार के आय को निर्धारित करती है। अगर किसी परिवार की आय 6000 रुपए है, ठीक ना, और वर्ष का 72,000 अगर उसका आय है वार्षिक, तो इससे ऊपर वाले को एपीएल यानी एबव पॉवर्टी लाइन, इससे नीचे वाले को बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो एकदम गरीब है उनको अंत्योदय माना जाएगा, ठीक ना, उनको अंत्योदय माना जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इतना पढ़ा था, इसके ऊपर ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि गरीबी के कारण क्या है, ठीक ना। तो गरीबी के कारण, गरीबी के कारण देखिए, हम गरीबी के कारण ना 3 तरह से पढ़ सकते हैं। एक प्राचीन कारण क्या है गरीबी के, मतलब पहले के क्या कारण है कि भारत अब गरीब है, ठीक है ना, या भारत के ज्यादातर लोग गरीब है, ठीक है ना। और दूसरा जो है आधुनिक कारण,
मध्यकाल में कोई इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं कि हम प्राचीन मध्यकाल में करेंगे, हम बस समझने के लिए बांट दिए। देखिए प्राचीन काल क्या हो सकते हैं। पहले आप 1498 से पूर्व भारत की स्थिति को समझिए, तो आप समझेंगे कि 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने 1453 में जब ऑटोमन साम्राज्य ने भारत और यूरोप के व्यापारिक मार्ग पर कब्जा कर लिया था, तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसके हुआ? यूरोप वासियों के, जो आज अपने को बहुत अमीर बनते हैं, ठीक ना। उनके पेट में दर्द क्यों हुआ? क्योंकि वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे किसी भी कीमत पर। क्यों व्यापार करना चाहते थे? क्योंकि भारतीय वस्तुओं का डिमांड है ना, वो पूरी दुनिया में था उस टाइम। मसाला, वस्त्र, नक्काशी वाले संगमरमर, ठीक ना, इनका जो डिमांड है वो पूरी दुनिया में था, ठीक ना। तो यूरोप वासी क्या चाहते थे कि भारत के साथ उनका व्यापार बंद ना हो, ठीक ना। तो जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य ने भारत और यूरोप के व्यापारिक मार्ग पर कब्जा कर लिया, तो अब यूरोप वासी क्या करने लगे? अब वो देखिए, हम थोड़ा सा मैप बना देते हैं। ये अफ्रीका हो गया और यहाँ पे भारत हो गया, ठीक ना, और यहाँ पे हो गया पुर्तगाल और ये हो गया स्पेन, ठीक ना। अब बात को जरा समझिए, तो यहां से पुर्तगाली अब जहां आए, कहा? कालीकट आए, ठीक ना। पुर्तगाली से पहले स्पेन का जो कोलंबस है वो भारत आना चाहता था, लेकिन ये अमेरिका पहुंच गया। अब कोलंबस अमेरिका क्यों पहुंचा? क्योंकि कोलंबस के दिमाग में ये था कि धरती गोल है, ठीक ना, तो अगर इधर से वो पीछे की ओर जाएगा तो इधर से घूम के वो भारत पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो इस चक्कर में वो अमेरिका खोज दिया, ठीक ना। अमेरिका को उस टाइम नई दुनिया बोला गया, ठीक ना। उसके बाद पुर्तगाली इतना संघर्ष करके भारत के साथ व्यापार करने आए। अब यहाँ हमारा इतिहास बताने का यही उद्देश्य था कि भारत के लोग इतना संपन्न थे ना कि ये लोग इसके साथ व्यापार करने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करके आने के लिए तैयार थे। अब बात को जरा समझिएगा, अगर भारत की स्थिति शुरू से ही खराब होती तो फिर ये लोग क्यों व्यापार करने आते, ठीक है ना। तो भारत प्रारंभ में ना बहुत संपन्न था। अब जब वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, ठीक ना, और भारत से जो वस्तु पुर्तगाल लेके गया, तो उसकी वस्तुओं की कीमत थी, जो उसकी कुल यात्रा खर्च था, मतलब उसमें नाव का किराया, जितना भोजन पानी वस्तु सब जोड़ दिया जाए, तो कुल यात्रा खर्च का 60 गुना इसको लाभ मिला, ठीक ना। अब जब 60 गुना लाभ मिला तो यूरोप वासियों में होड़ मच गई कि भाई हम भी भारत से व्यापार करेंगे, हम भी भारत जाएंगे, ठीक ना। इसके लिए बहुत से यूरोप वासियों ने कोशिश किया। तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, और सभी लोग भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। इनका सीधा उद्देश्य क्या था कि व्यापार करना चाहते थे। वो तो अलग बात है कि जब वो लोग भारत आए और यहाँ देखे कि यहाँ के लोग लेजी हैं तो इनके ऊपर शासन करने लग गए, या यहाँ के लोग अपने आप में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं तो इनके ऊपर शासन करने लग गए। अब सिर्फ यूरोप वासी ही नहीं, यहाँ जो गल्फ कंट्री है, ठीक ना, ये भी भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने इस जो पूरे रोड पे कब्जा कर रखा था, ये पूरा अरब वासियों के कंट्रोल में था, ठीक ना। तो यहाँ हिस्ट्री में इतना बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत कितना संपन्न था ये बात हम लोग समझे, ठीक है। तो 1498 में जब पहली बार यूरोप वासी भारत आए, ठीक ना, तो धीरे धीरे सारे यूरोपी भारत आने लगे, ठीक ना। और यूरोप वासी तो व्यापार किए, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो जब भारत पे आए तो भारत पे रूल करने लगे, और रूल करने लगे तो उन्होंने ऐसे सारे नियम बनाए जो भारतीयों के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए खराब था और ब्रिटेन के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए ठीक था। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जो कपड़ा भारत में जुलाहा बनाते थे, एक जुलाहा वर्ग था भारत में, ठीक ना, तो जो कपड़ा जुलाहा बनाते थे उन पर सेल टैक्स कितना लगता था? 15%। बात को ध्यान दीजिएगा, भारत में जो कपड़ा जुलाहा बनाते थे उन पर सेल टैक्स कितना लगता था? 15%। लेकिन जो कपड़ा ब्रिटेन से आयात हो जाता था उस पर कस्टम ड्यूटी कितना लगता था? सिर्फ 2.5%। अब बात को जरा समझिए कि एक तो ब्रिटेन से जो वस्त्र बन के आते थे वो वस्त्र मशीनों द्वारा बनाए जाते थे, तो वो ऐसे ही सस्ता होंगे, ठीक ना। जुलाहा हाथ से कपड़ा बनाते थे, तो अब जुलाहा ना इन ब्रिटिशर्स के कपड़ों का कंपटीशन नहीं कर पाए,
तो जुलाहा क्या हुए, अब धीरे धीरे बेरोजगार होते चले गए या इनका रोजगार छिन गया। तो जुलाहा अपना जो पारंपरिक या ट्रेडिशनल काम था तो उसको छोड़ के दूसरा काम अपनाने लगे, ठीक ना। ठीक इसी तरह और लोगों के साथ हुआ, ठीक ना। तो धीरे धीरे भारत के जो पारंपरिक एक काम थे ना, पारंपरिक कार्य थे, उनको अंग्रेजों ने अपने नीतियों के माध्यम से ध्वस्त कर दिया, ठीक ना। उसके बाद पहला इन लोगों ने क्या किया, पहला काम किया कि पारंपरिक काम को नाश किया, ठीक ना। दूसरा काम क्या किया, दूसरा काम ये लोग भारी भरकम कर लगाने लगे कृषि पर। जैसे आपको पता ही होगा कि भारत में 3 भूमि व्यवस्था आई, अस्थाई अथवा जमींदारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक ना, उसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था। ये ये 1793 में आया, और कौन लेके आया, लॉर्ड कार्नवालिस। ये आया 1820 में, कौन लेके आया, टॉमस मुनरो। और ये आया 1833 में, इसको कौन लेके आया, हार्ट मैकेंजी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था इन जमींदारियों, जो ये जमीन, ये सब भूमि व्यवस्था थी, इनके माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, कृषकों को तोड़ा। जो कृषक वर्ग था उनको ये इससे बहुत नुकसान पहुंचा है, उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिए, ठीक ना, उनको उनके ऊपर कर ज्यादा लाद दिए। तो भारत में निर्धनता ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ती गई। यानी 1500 ईस्वी में जो भारत सोने की चिड़िया था, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की नीतियों के माध्यम से, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात क्या थी ना, कि भारत के जो स्थानीय राजा थे वो ब्रिटिशर्स की नीतियों का विरोध करने के बजाय उनका साथ देते थे। आप देखेंगे कि ज्यादातर जो आंदोलन हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो आदिवासी आंदोलन, जनजाति आंदोलन, किसान आंदोलन, ठीक है, सन्यासी आंदोलन, तो इस टाइप के आंदोलन हुए। शुरुआत में जो राजा थे ना, वो ज्यादा ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं लड़ते थे। इसलिए नहीं लड़ते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको संरक्षण देते थे, वो भी अपना मलाई खाते थे, वो भी अपना मलाई खाते थे। तो भारत की पब्लिक धीरे धीरे क्या हो गई कि गरीब होते गई, ठीक ना। तो ये सब प्राचीन कारण है जिसकी वजह से, अब देखिए दादा भाई नौरोजी ने ना 1867 में सोचा कि क्यों ना हम लोग भारतीयों की आय जाना जाए, ठीक ना। तो जब वो भारतीयों की आय जानने गए, ठीक ना, तो 20 रुपए, अब बात को ध्यान दीजिएगा, 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय, मतलब एक व्यक्ति का एक वर्ष में आय कितना था, 20 रुपया था। अब बात को जरा समझिएगा, ठीक ना। तो 1500 से 1867, यानी 367 साल बाद भारतीय की स्थिति क्या हो गई, ये हो गई। उसके बाद 1944-45 में जब अंग्रेजों ने सर्वे कराया कि भाई भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 203 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय था। तो आप समझ सकते हैं कि जो भारत 1500 में संपन्न था, भारत के लोग संपन्न थे, यूरोपीय कंपनियां जो आई भारत में, उन्होंने भारत को इतना लूटा कि भारत धीरे धीरे कहां चला गया, सोने की चिड़िया से प्लास्टिक की चिड़िया पे पहुंच गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए आधुनिक कारण क्या क्या हो सकते हैं, यानी वर्तमान में भारत गरीब क्यों है, ठीक ना। तो वर्तमान में भारत के गरीब होने का सबसे मुख्य कारण क्या है, सबसे मुख्य कारण बेरोजगारी, ठीक ना। बेरोजगारी गरीबी का सबसे मुख्य कारण है, ठीक ना। और एक और कारण हो सकता है बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या। ये बेरोजगारी ज्यादा क्यों है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है इसका मतलब कि सरकार के पास एक लिमिटेड लोगों को ही नौकरी पे रखने या नौकरी देने की क्षमता है, ठीक ना। बाकी प्राइवेट कंपनियां तो शोषण करती हैं, ज्यादातर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो क्या करती है, शोषण करती है। अगर आप ना प्राइवेट कंपनी में ग्रुप ए का नौकरी कर रहे हैं, ग्रुप ए का मतलब हुआ कि जैसे आप अच्छे पदों पे हैं तो सैलरी ज्यादा है, लेकिन अगर आप ग्रुप डी की नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी बहुत ज्यादा कम, 12,000 रुपये प्रति महीना मिल रहा है, ठीक ना। अब आप सोचेंगे ग्रुप ए और ग्रुप डी क्या है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि दो बैंक है, एक है एचडीएफसी और एक है एसबीआई, ठीक ना। तो जो एचडीएफसी का सीईओ है उसका सैलरी करोड़ों में है, 27 करोड़ 28 करोड़ इस तरह से उसको ईयरली पैकेज मिलता है, ठीक ना। और जो एसबीआई का सीईओ है उसका सैलरी लाखों में सिर्फ है। तो अब बात को जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जैसे सुंदर पिचाई या सत्या नाडेला या जो भी और लोग हैं,
उनका सैलरी जो है हजारों करोड़ में है, 500 करोड़ इस तरह से है। आप प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखेंगे तो उनका पैकेज 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख प्रति माह होता है, ठीक ना। सरकारी कंपनी में राष्ट्रपति का आय सिर्फ 5 लाख रुपया होगा। लेकिन वही जब आप प्राइवेट कंपनी में ग्रुप डी की नौकरियां देखेंगे, यानी कोई होमगार्ड है या सुरक्षा कर्मी है, तो उसका 12,000 प्रतिमाह, 15,000 प्रतिमाह, 20,000 प्रतिमाह यही होता है। लेकिन अगर आप सरकारी में ग्रुप डी का भी नौकरी कर रहे हैं तो 30-32,000 सैलरी आपका बनता है। तो सरकारी नौकरी में क्या है ना कि आपका जो बहुत छोटा है और जो बहुत बड़ा है उसके तनख्वाह में ज्यादा का अंतर नहीं है, सुविधा में अंतर का हो सकता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि जो ज्यादा बड़े पद पे है उसकी सैलरी ज्यादा है और जो छोटे पद पे उसकी सैलरी बहुत कम है। तो देखिए, वर्तमान में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। अब देखिए बेरोजगारी भी कैसे है। भारत सरकार आपसे कहेगी कि भाई आपके पास गाड़ी चलाना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि हमको ड्राइवर बनना है और हमको टैक्सी चलाना है, तो भारत में सरकार का कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जो टैक्सी चलाने का स्किल सिखाए। लेकिन जैसे ही आप टैक्सी लेके सड़क पर पहुंचेंगे तो तुरंत कहेगा ड्राइविंग लाइसेंस निकालो, ठीक ना। तो ये चीजें जो है ना, ये बेरोजगारी को और बढ़ाती है। और भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, जैसे एक चीज हम आपको समझते हैं, शिक्षा व्यवस्था है, भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है ये ऐसे शिक्षा अभी तक नहीं दे पा रही है जो रोजगार परक हो। ये अभी भी बस रटंत विद्या वाला शिक्षा। इससे बहुत सारी ऐसी थियरी है, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है, बहुत सारे ऐसे पुस्तक है जिनका अब कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी भी पढ़ाया जा रहा है। उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है पता नहीं। वही जब आप चाइना में जाएंगे तो आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन दिया जाता है कि उससे आपका स्किल डेवलप हो, उससे आप नौकरी के क्षेत्र में जाएं तो आप बहुत अच्छा कर सकें, ठीक ना। तो गरीबी के आधुनिक कारण क्या हो सकते हैं? पहला बेरोजगारी, दूसरा बढ़ती जनसंख्या, तीसरा शिक्षा व्यवस्था। अब बेरोजगारी अगर आपके पास है तो इसका मतलब है कि आपके पास पूंजी नहीं है, ठीक ना। पूंजी नहीं है तो पूंजी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप वस्तु खरीद नहीं पाएंगे। जब वस्तु खरीद नहीं पाएंगे तो वस्तुओं का मांग कम होगा, वस्तुओं का मांग कम होगा तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो कंपनियां कम खुलेंगी, जब कंपनियां कम खुलेंगी तो फिर बेरोजगारी। तो इसका एक चक्र है ना, जिसको हम लोग गरीबी का दुष्चक्र भी बोलते हैं। इसको भी जानना जरूरी है सिर्फ समझने के लिए, गरीबी का दुष्चक्र। जैसे मान लीजिए आप बेरोजगार हैं, ठीक ना, मान के लीजिए होंगे तभी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक ना। बेरोजगार हैं तो आपके पास पूंजी का अभाव है, पैसा नहीं है, पूंजी का अभाव है, ठीक ना। जब आपके पास पूंजी का अभाव होगा तो आपकी मांग कम होगा, मांग कम होगा यानी आप कोई वस्तु खरीद नहीं पाएंगे, ठीक ना। मांग कम होगा तो उत्पादन कम होगा, ठीक ना, उत्पादन कम होगा। और जब उत्पादन कम होगा तो कंपनियां कम खुलेंगी, और कंपनियां कम खुलेंगी तो फिर से बेरोजगारी ही आ जाएगा, ठीक ना। तो ये गरीबी का दुष्चक्र है, ठीक ना। तो गरीबी का दो सबसे मुख्य कारण, एक बेरोजगारी और एक बढ़ती जनसंख्या। शिक्षा को मान सकते हैं लेकिन शिक्षा बहुत ज्यादा मुख्य कारण नहीं हो सकता, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं और अच्छा पैसा कमाते हैं। तो दो कारण हो सकता है मुख्य, एक बेरोजगारी और एक बढ़ती जनसंख्या, ठीक ना। ये गरीबी का मुख्य कारण है, ठीक ना। अब देखिए भारत में गरीबी जो मापने का काम है वो अब फिलहाल नीति आयोग करता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंट वे में समझेंगे कि गरीबी को मापने के क्या मतलब क्या क्या तरीके हैं। देखिए गरीबी ना दो स्तर पे मापी जाती है, एक वैश्विक स्तर पर मापी जाती है, ठीक ना, और एक राष्ट्रीय स्तर पर मापी जाती है, ठीक ना। वैश्विक स्तर पर जो गरीबी मापी जाती है उसको हम बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्या बोलते हैं? बहुआयामी आयामी गरीबी सूचकांक, सॉरी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक।
और जो राष्ट्रीय स्तर की मापी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देखिए ये जो है ना वैश्विक स्तर वाली, ये पूरे देश को, दुनिया में जितने भी देश हैं लगभग उनके 91% जनसंख्या को कवर करता है, ठीक ना। कितने को? 91% जनसंख्या को कवर करता है। और ये 100 देश, देखिए 110 देशों और 91% पॉपुलेशन को कवर करता है, ठीक ना। मतलब दुनिया में जो 91% लोग हैं उनको कवर करता है और 110 देश उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। और इनको लेके ना एक गरीबी का सूचकांक जारी करता है, ठीक ना। गरीबी का सूचकांक जारी करता है। तो ये सूचकांक जारी कौन करता है? तो ये सूचकांक जारी करता है यूएनडीपी, ठीक ना। यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी करता है। और किसके सहयोग से जारी करता है? ओपीएचआई के सहयोग से जारी करता है। ओपीएचआई के सहयोग से जारी करता है, यानी ऑक्सफोर्ड पॉपुलेशन सॉरी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी, पॉपुलेशन बोल रहा था मैं, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। किसके सहयोग से जारी करता है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के सहयोग से जारी करता है। और ये दुनिया के 110 देशों को कवर करता है, जिसके अंतर्गत कितने पॉपुलेशन आते हैं? 91% पॉपुलेशन आते हैं, ठीक ना। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2010 से जारी किया जाता है। कब से जारी किया जाता है? 2010 से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापने के लिए ना ये जो यूएनडीपी है ये किसी देश के 3 चीजों को देखता है। क्या देखता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वहन स्तर, ठीक ना। अब शिक्षा में देखता है कि जो भारत में प्राथमिक विद्यालयों में, ठीक ना, यानी जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें नामांकित शिशु कितने हैं, ठीक ना। नामांकित शिशु और शैक्षणिक वर्ष। तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी नापते समय यूएनडीपी क्या देखता है कि शिक्षा में जो नामांकित शिशु हैं वो कितने हैं और उनका शैक्षणिक वर्ष क्या है। स्वास्थ्य में देखता है कि इस देश में कुपोषित बच्चे कितने हैं, ठीक ना। कुपोषित बच्चे या कुपोषण, कुपोषण का मतलब क्या होता है? ऐसे बच्चे जिनके पालन पोषण में पोषण का अभाव है, ठीक ना। पोषण का मतलब खान पान कम उनके पास है, यानी उनका जितना ग्रोथ होना चाहिए, यानी लंबाई के हिसाब से मोटाई जितनी होनी चाहिए या लंबाई के हिसाब से वजन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ठीक ना। तो स्वास्थ्य मापते समय यूएनडीपी क्या देखता है कि कुपोषित बच्चे इस देश में कितने हैं या कुपोषण व्यक्ति कितने हैं। और दूसरा क्या देखता है? शिशु मृत्यु दर, मतलब कि प्रति 1000 बच्चे पे कितने शिशु मर रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद तीसरा क्या देखता है? जीवन निर्वहन स्तर। जीवन निर्वहन स्तर में 4-5 चीजों को शामिल करता है, जैसे इस देश के लोगों के पास जलापूर्ति है कि नहीं, ठीक ना, खाद्य है कि नहीं, खाने योग्य सामग्री है कि नहीं, स्वच्छ पर्यावरण है कि नहीं, विद्युत है कि नहीं, संपत्ति है कि नहीं। वो जीवन निर्वहन स्तर, यानी जीवन लाइफ स्टाइल देश के लोगों का कैसा है, ठीक ना। तो बात को जरा ध्यान दीजिएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है।
और किसके सहयोग से जारी करता है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के सहयोग से जारी करता है। कितने देशों को कवर करता है? 110 देशों को। कितने परसेंट जनसंख्या को कवर करता है वैश्विक स्तर पे? तो 91% जनसंख्या को। कब से जारी हो रहा है? तो 2010 से, ठीक है ना। अब वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसी देश की गरीबी जानने के लिए किन तीन चीजों का उपयोग करता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह स्तर। शिक्षा का मतलब कि उस देश में नामांकित शिशु कितने हैं, उनका शैक्षणिक वर्ष क्या है, ठीक ना। स्वास्थ्य में देखता है कि उस देश में कुपोषित बच्चे कितने हैं और शिशु मृत्यु दर क्या है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज देखता है कि उस देश के लोगों का जीवन, उस देश के लोगों का रहन सहन कैसा है, जीवन स्तर कैसा है। कितने लोगों के पास मोटरसाइकिल है, कितने लोगों के घर में बिजली आती है, कितने लोग दोनों टाइम का भोजन कर पाते हैं, कितने लोगों के पास अच्छा स्वास्थ्य है, कितने लोगों के पास कमाई कितना है, रुपया पैसा ये सब कितना है, कितने लोग स्वच्छ पर्यावरण में रह रहे हैं। ये सब किस में देखा जाता है? जीवन निर्वहन स्तर में देखा जाता है, ठीक ना। और इन तीनों के लिए ना अधिकतम मान कितना यूनिट रखता है? 100 रखता है, ठीक ना। 33.3 इसके लिए, 33.3 इसके लिए और 33.3 इसके लिए। यानी ये तीनों चीज देखता है यूएनडीपी, और ये देखता है कि इन तीनों में मतलब कि इन तीनों के आधार पर रैंक निर्धारित करता है, जिसमें 33.3 शिक्षा को देता है, 33.3 स्वास्थ्य को देता है और 33.3 जीवन निर्वाह स्तर को देता है। और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 100। अब मान लीजिए कि कोई देश इसमें जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा, मान लीजिए कोई देश 70 नंबर लेके आया, 76 नंबर लेके आया, 80 नंबर लेके आया, वैसे उससे उस देश की रैंकिंग निर्धारित होती है। हालांकि मैं आपको करंट अफेयर बता देता कि इसमें कौन ऊपर है कौन नीचे है, लेकिन हर बार क्योंकि अपडेट होता रहता है, तो आप लोग इसको गूगल कर लीजिएगा कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन देश प्रथम पे है और कौन देश अंतिम पे है, ठीक है ना। अब देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या बताता है कि पूरे विश्व की बात की जाए तो 18% आबादी क्या है? गरीब है। मतलब कि अगर 8 अरब जनसंख्या है, ठीक है, तो 8 अरब जनसंख्या है तो 8 64 को 4, 8 एकम 8 14, ठीक ना। 8 अरब जनसंख्या है तो लगभग 1 अरब 44 करोड़ लोग जो है वो गरीब है, ठीक ना। अगर 8 अरब जनसंख्या है तो लगभग 1 अरब 44 करोड़ लोग क्या है? गरीब है। वही अगर भारत की बात की जाए तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक बताता है कि भारत में लगभग 18.7% लोग गरीबी रेखा के नीचे यानी गरीब है। यानी भारत की जनसंख्या अगर 144 करोड़ है तो लगभग लगभग मान के चलते हैं 140 करोड़ है, तो 1872 को 2, 18 कम 18 7 25, यानी लगभग 2.5 करोड़ लोग क्या है? भारत में गरीब है। अगर भारत की जनसंख्या 144 करोड़ है, सॉरी 140 करोड़ है, तो लगभग 2.5 करोड़ लोग भारत में गरीब है, ठीक ना। 25 करोड़ लोग, सॉरी 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग भारत में गरीब है। अगर 140 करोड़ जनसंख्या है तो लगभग 25 करोड़ लोग भारत में गरीब है, ठीक ना। और वही अगर 8 अरब जनसंख्या है पूरे देश का, हाँ, तो 18 बटे 144, तो लगभग 1 अरब 44 करोड़ लोग गरीब है, ठीक ना। तो ये चीजें हैं, पूरी दुनिया में 1 अरब 44 करोड़ लोग गरीब हैं और भारत में लगभग 25 करोड़ लोग गरीब हैं। तो बात को जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से बता देते हैं कि गरीबी का मेजरमेंट या गरीबी का इंडेक्स दो स्तर पर जारी होता है, एक वैश्विक स्तर पर जारी होता है और एक राष्ट्रीय स्तर पर जारी होता है। वैश्विक स्तर पर वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। किसके सहयोग से जारी करता है? ओपीएचआई यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के सहयोग से जारी करता है। ये कब से जारी हो रहा है? 2010 से जारी हो रहा है। इसके अनुसार भारत के नहीं, ये भारत के 110 सॉरी दुनिया के 110 देशों को शामिल करता है, जिसमें विश्व के 91% जनसंख्या कवर होती है, ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापने के लिए यूएनडीपी इन तीन चीजों का प्रयोग करता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह स्तर, जिसका अधिकतम मान ये 100 देता है। अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो 33.3, 33.3, 33.3 इन तीनों के लिए देता है, ठीक ना। एक मिनट, देखिए, अब राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है?
तो नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग, बात को जरा ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है, ठीक ना। नीति आयोग जारी करने के लिए किसका सहयोग लेता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। और सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय किसके सहयोग से जारी करता है? एनएसएसओ के, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण, सॉरी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है, सॉरी ठीक ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक ना। तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? नीति आयोग। किसके किसके सहयोग से? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। देखिए नीति आयोग इसके सहयोग से जारी करता है, इसको सौंपता है कि भाई सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय तुम हमें गरीबी का सूचकांक बना के दो। तो सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय क्या करता है? एक एनएसएसओ का गठन करता है और यही क्या करता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। अब देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापने के लिए ना 3 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है: शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह स्तर, ठीक ना। देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापने के लिए भी शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह स्तर, लेकिन इसमें स्वास्थ्य में कुपोषण और शिशु मृत्यु दर तो होता ही है, इसमें मातृ मृत्यु दर भी जोड़ लिया जाता है, ठीक ना। इसमें मातृ मृत्यु दर भी जोड़ लिया जाता है। देखिए स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में ये क्या सम्मिलित करता है? 3 चीज सम्मिलित करता है। क्या क्या? शिशु मृत्यु दर, कुपोषण और मातृ मृत्यु दर, ठीक ना। तो इससे किस मामले में अंतर है? इससे किस मामले में डिफरेंस है कि स्वास्थ्य में ये सिर्फ कुपोषण और शिशु मृत्यु दर देखता है, लेकिन ये जो स्वास्थ्य का मापन करता है तो उसमें शिशु मृत्यु दर और कुपोषण के साथ साथ मातृ मृत्यु दर भी देखता है। तो उसके बाद शिक्षा में, ठीक ना, स्कूल में कितने बच्चे आ रहे हैं, ठीक ना, और स्कूल में उपस्थिति क्या है, ठीक ना। शिक्षा में नामांकित शिशु तो देखता ही है, दूसरा ये देखता है कितने बच्चे आ रहे हैं, और जीवन निर्वाह स्तर ऐसा ही है, इसमें भी देखता है लोगों का रहन सहन कैसा है, संपत्ति कितना है, पैसा कितना है, गाड़ी किसके पास है, किसके पास नहीं है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो 2021 से जारी हो रहा है, ठीक ना। इसके अनुसार राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार है। और भारत का सबसे संपन्न राज्य कौन है? केरल है, ठीक ना। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के हिसाब से भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार है। और सबसे संपन्न राज्य कौन है? केरल है। तो बात को जरा ध्यान दीजिएगा, गरीबी का मापन 2 स्तर पे होता है, वैश्विक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, ठीक ना। वैश्विक स्तर पे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी। किसके सहयोग से? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग जारी करता है, किसके सहयोग से? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के सहयोग से, ठीक ना। ये कब से जारी हो रहा है? 2021 से। ये कब से जारी हो रहा है? 2010 से, ठीक ना। भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार, भारत का सबसे संपन्न राज्य केरल, ठीक ना। तो देखिए ये गरीबी चैप्टर खत्म हुआ। अब गरीबी निवारण करने के लिए कुछ योजनाएं हैं, ठीक ना। तो वो योजनाएं करंट अफेयर का भाग हो जाता है। तो जब हम करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे तो उसमें उन योजनाओं के बारे में जैसे हम जरूर डिस्कशन करेंगे, ठीक ना, कि भारत गरीबी हटाने के लिए या गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से योजना को लाई, जैसे नरेगा लाई, ठीक ना, जैसे दीनदयाल उपाध्याय श्रम
योजना, पता नहीं कौन कौन सा योजना, कुल मतलब कई सारी योजना लेके आई, ठीक ना, जिससे गरीबी को दूर कर सके। तो यही है, ठीक ना, गरीबी चैप्टर। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे बेरोजगारी, ठीक ना, बेरोजगारी कल से शुरू करेंगे, ठीक ना। गरीबी खत्म हुआ, अब गरीबी को दूर भगाने के लिए जो योजनाएं हैं उनको हम लोग करंट अफेयर के टाइम या बेरोजगारी खत्म करने के बाद ना, गरीबी और बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार के क्या क्या स्कीम है वो एक ही साथ देख लेंगे, क्योंकि लगभग गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार एक ही तरह का स्कीम लाती है। तो इसके बाद हम लोग बेरोजगारी पढ़ेंगे, और बेरोजगारी के बाद हम ये देख लेंगे कि सरकार बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं लेके आई। ठीक।